नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारा YouTube ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लेखपाल और यूपीएसआई वैकेंसी की सरगर्मी तेज हो गई है और अगर इन एग्ज़ाम्स पे फोकस करें तो हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है इन परीक्षाओं के लिए। और आपने देखा होगा कि बहुतायत विद्यार्थी होते हैं जो परेशान रहते हैं इन चीज़ों को लेकर कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और अभी जो एग्ज़ाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप रस, छंद, अलंकार, संधि, समास और पता नहीं कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ के जाते हैं, खूब पर्यायवाची और ये सब खूब रट्टा मारते हैं। लेकिन जब आप वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप देखते हैं आपको पेपर भी सरल लगता है, लेकिन जब आंसर की से आप मैच कराते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या इससे भी ज़्यादा गलत हो गए। फिर उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कट ऑफ के आसपास होंगे या फिर हम क्वालिफायर की श्रेणी में होंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर हिंदी जैसे विषय पे आप 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो तो आप इमेजिन करो कि जो अच्छे सब्जेक्ट्स होंगे या जो और थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, उन पे आपका परफॉर्मेंस क्या होगा। तो दोस्तों, आज जो हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज़ में हमारा फोकस होगा कि हम हिंदी के एक कंप्लीट सिलेबस को स्टार्ट टू एंड पूरा जो है हम लोग पूरा करें विषयवार, है ना। तो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे एकदम प्रथम खंड, जिसमें कुछ हिंदी के सामान्य परिचय और व्याकरण से आपको अवगत कराएंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों, हिंदी जो है वो एक भाषा है, तो हमारी जो चर्चा प्रारंभ होगी वो कहाँ से प्रारंभ होगी? भाषा से ही प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले हम बात करें अगर, तो भाषा क्या है, पहले तो हमको यही पता होना चाहिए भाषा क्या है। और भाषा की हम बात करें तो चूंकि हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं और हिंदी की मूल जननी कौन है? संस्कृत, है ना। खैर, अभी उन विषयों पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? भाषा की। तो ये जो भाषा मूल शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे ये बना होगा, है ना। तो देखिए, संस्कृत में एक धातु होती है जिसे हम लोग कहते हैं भाष। क्या कहते हैं? भाष। इस भाष धातु से उत्पत्ति हुई किसकी? भाषा शब्द की, है ना। अब अगर हम बात करें कि इस भाष का अर्थ क्या रहा होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि किसी भी शब्द का जो हम उच्चारण करते हैं, किसी भी शब्द को जो हम उच्चारित करते हैं, उसके उच्चारण में ही उसका अर्थ निहित होता है। मतलब उच्चारण सीधी तरह प्रभावित करता है उसके अर्थ को। तो इसी प्रकार भाष का भी कोई ना कोई ऐसा अर्थ होगा जो भाषा को परिभाषित करता होगा। अर्थात अगर हम मूल भाषा संस्कृत में देखें तो इस भाष धातु का अर्थ क्या होता है? तो भाष धातु का अर्थ होता है क्या? विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना, है ना। विचार प्रकट करना हो सकता है, विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। वो हम और विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो शब्द स्थान प्रयोग के आधार पे उसके अर्थ में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है ना। तो यहाँ पे भाष हमने देखा ये कहाँ से आया है? तो ये आया है मूल भाषा से। हमें पता है कि हिंदी के लिए हम मूल भाषा में किसका प्रयोग करते हैं? तो हिंदी के लिए अगर कभी मूल भाषा की बात की जाती है तो वो है हिंदी की आदि जननी कौन? संस्कृत। कौन है? संस्कृत, है ना। तो यहाँ से हमारा सफर स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारी चर्चा शुरू होगी और ये एक लंबे समय तक चलने वाली है। कई सारे पार्ट में, कई सारे सीरीज में ये चलेगी, है ना। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाक से थंब वाली बटन दबा दीजिए, जिससे हम आपके लिए आगे और अच्छे वीडियोज जल्दी से चैनल पे अपलोड करते रहें, है ना। आइए दोस्तों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें ये पता चला कि संस्कृत मूल भाषा में हिंदी की आदि जननी में एक धातु थी। कौन सी धातु थी? भाष धातु थी। इस भाष धातु का अर्थ होता है विचार प्रकट करना या विचार का आदान प्रदान करना। यही भाष धातु जब प्रत्ययांत के साथ आई हिंदी में तो ये बन गई क्या? भाषा। और इसी भाष धातु के अर्थ में निहित है भाषा की परिभाषा, है ना दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया सीरीज, बिल्कुल चीजें कनेक्ट होती जाएंगी। बहुत टिपिकल विषय नहीं है। लिटरेचर से जो भी 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन आता है और वो हमें लगता है कि अगर देखा जाए तो लगभग सभी स्टूडेंट्स का गलत होता है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट थ्योरी पे हम कभी बात करते ही नहीं है, है ना। तो भाषा में ही निहित हो जाएगी किसकी? भाषा की परिभाषा। तो अगर हम सामान्य तौर पर कहें कि भाषा क्या होती है तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहा जाता है। क्लियर? अभी देखिए एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बन के आएगा आपके सिंपल से
किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपीएसआई हो गया, लेखपाल हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया। चूंकि अभी एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे वो हट रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन एग्जाम में लाए जा रहे हैं, है ना। तो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन बना देगा कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को डैश कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा और आप परेशान हो जाएंगे, है ना। तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही क्या कहा जाता है, भाषा कहते हैं, है ना। आइए अब अगर भाषा की चर्चा को हमने कर लिया है तो अब हम लोग आगे चलें कि भाई भाषा के आगे हमें क्या देखना है। तो बात आती है कि भाषा के प्रकार। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, उसमें अगर ऑप्शन रख देगा 2, 3, 4, 5, 6 या और भी कोई, इनमें से कोई नहीं, पूरी गारंटी है कि जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज होंगे कि हम भाषा के प्रकार कितने लगाएं, है ना। चूंकि अब उनको चूंकि ये लग रहा होगा कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये भाषा के प्रकार हैं, लैटिन, यूनानी। एक्चुअल में ये भाषा के प्रकार नहीं है, ये तो स्वयं भाषाएं हैं। भाषा के प्रकार की अगर बात की जाए तो भाषा के केवल और केवल कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा के प्रकार होते हैं 3। कितने होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, तो आइए जरा देख लेते हैं फटाक से। तो सबसे पहली बात आती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरी आती है लिखित भाषा, और तीसरी आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो हमने देखा कि भाषा के कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार होंगे। कौन कौन से होंगे, तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। बात करते हैं 1 बाय 1। मौखिक भाषा क्या होती है, तो जहां पर विचारों का आदान प्रदान। अब चूंकि हम भाषा की परिभाषा जान चुके हैं तो उसको बार बार जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जानना है कि मौखिक का मतलब क्या होगा। तो जहां पर विचारों का आदान प्रदान बोलकर होता है, उच्चारित रूप में होता है, जहां पे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम केवल उच्चारण मात्र है, ना तो हम लिखेंगे ना तो भाव भंगिमा से कुछ व्यक्त करेंगे, केवल और केवल क्या करेंगे, बोलकर, केवल और केवल बोलकर। अर्थात यहाँ पे माध्यम क्या होगा, केवल और केवल उच्चारण। अर्थात जहां पर विचारों का आदान प्रदान केवल उच्चारण के माध्यम से बोलकर किया जाता है, वो क्या कहलाती है, हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। आशा करते हैं मजा आ रहा होगा दोस्तों। मजा आ रहा है तो फटाक से लाइक ठोक दीजिएगा एक वीडियो पे। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है लिखित भाषा, है ना। तो देखिए लिखित भाषा क्या होती है, तो जहां पे विचारों का आदान प्रदान, भाषा एकदम सेम है, वो चीज तो सभी में कंटिन्यू रहेगी। जहां पे विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, लिपिबद्ध चिन्हों के द्वारा लिखकर प्रकट किया जाए, ऐसी एक परिभाषा आ जाए विशुद्ध हिंदी के स्वरूप में, गारंटी देता हूं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है इसमें कि वह माध्यम जहां लिपिबद्ध चिन्हों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, नीचे 4 विकल्प लगा देंगे, एक कोई टेढ़ा मेढ़ा विकल्प रख देंगे। आप लिखित भाषा से तो दूर दूर तक आपका वास्ता नहीं होगा, आप बाकी में कंफ्यूज रहेंगे, है ना। तो देखिए जहां पे विचारों का आदान प्रदान लिपिबद्ध चिन्हों के द्वारा, किसके द्वारा, लिपिबद्ध चिन्हों के द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है, वहां पे क्या होती है, हमारी लिखित भाषा होती है। उसके बाद आगे चलते हैं सांकेतिक भाषा, है ना। क्या है हमारी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में एक चीज हमें दिख रहा है कि इसमें इक प्रत्यय जुड़ा है, मतलब मूल शब्द क्या है, संकेत। संकेत बोले तो इंडिकेशन, है ना, मतलब हम किसी तरह का क्या कर रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो सांकेतिक भाषा क्या होती है भाई, जहां पे विचारों का आदान प्रदान, जहां पर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा दिया जाए, संकेतों के द्वारा दिया जाए। अब आप कहेंगे कि सर लिख कर कि बोल कर, देखिए संकेत किसी भी तरह के हो सकते हैं, लिखे हुए भी हो सकते हैं, बोले गए भी हो सकते हैं, या वो किसी प्रकार के एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं जो ना शब्दों में हो और ना ही आपके लिपिबद्ध चिन्हों में। एक उदाहरण लेते हैं, कोई हमसे दूर खड़ा है, हमें बुलाना है, आवाज हमारी वहां तक नहीं पहुंच सकती, तो हम क्या करते हैं, यहीं से इशारा करते हैं ऐसे, वो समझ जाता है कि इसका मतलब क्या है कि हमें उस अमुक व्यक्ति के पास जाना है। उसने वहीं से कह दिया
मतलब हम समझ गए कि वो यहाँ आना नहीं चाहता। तो ये होती है हमारी क्या, सांकेतिक भाषा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जनरेट होता है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो जरा फटाक से लाइक ठोक के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर हमको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जनरेट होता है कि निम्न में से कौन सी एक भाषा सबसे सरल होती है, या निम्न में से कौन सी एक भाषा सबसे कठिन होती है, या निम्न में से कौन सी एक भाषा सरल व कठिन दोनों की श्रेणी में आती है ना। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपको बिल्कुल पता चल रहे हैं, एकदम नए नए क्वेश्चन, है ना। आप जब आगे की सीरीज देखेंगे तो आप ये पाएंगे हु बहु डिट्टो यही क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जाम में या प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिला हमको, सबसे सरल भाषा बतानी है, सबसे कठिन भाषा बतानी है और ऐसी भाषा बतानी है जो सरल व कठिन दोनों ही श्रेणी में आती है। क्लियर? तो देखिए सबसे सरल भाषा की अगर बात की जाए तो वो कहलाती है हमारी मौखिक भाषा। ये क्या होती है भैया? सबसे सरल होती है। जो मौखिक भाषा होती है वो होती है हमारी सबसे सरल भाषा। बात करते हैं सबसे कठिन भाषा, तो ये होती है सांकेतिक भाषा, जो होती है वो होती है आपकी सबसे कठिन भाषा। अब आप कह रहे होंगे सर सांकेतिक भाषा सबसे कठिन कैसे हो सकती है? तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने बचपन में देखा होगा कि डीडी नेशनल पे कुछ कंपटीशन आया करते थे, उसमें एक टीम होती थी वो इशारा करती थी और दूसरी टीम उसका मतलब बताती थी, है ना। तो उनके बीच यदि पूर्व में संप्रेषण नहीं है तो सांकेतिक भाषा को समझना बहुत ही क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इसलिए सांकेतिक भाषा को सबसे कठिन श्रेणी में रखा गया है ना। और अगर आपको लगता है ये कठिन नहीं है तो सुबह एक समाचार आते हैं डीडी नेशनल पे, राज्यसभा टीवी पे, जिसमें गूंगे बहरों के लिए समाचार पढ़े जाते हैं। तो उसमें एक महिला होती है वो बैठ के इशारा करती रहती है, ऐसे ऐसे बताती है न्यूज़, आप समझ के बताइएगा कि उसका अर्थ क्या है, तो हम जान जाएंगे, है ना। तो सांकेतिक भाषा जो है वो क्या होती है, वो सबसे कठिन होती है। क्लियर? अब देखिए कॉमन सी बात है कि एक ही भाषा बच रही है, लिखित भाषा। इसे सरल और कठिन अर्थात जटिल और सरल दोनों ही श्रेणियों में रखा गया है, वो कहलाती है हमारी क्या, लिखित भाषा। तो इतनी चीजें आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे अगर हम आगे चलें, इससे आगे जब हम चलते हैं तो भाषा तो हमने समझ लिया, क्योंकि उन भाषाओं में भी हमारा मतलब किससे है, तो हमारा मतलब किससे है, केवल और केवल अपनी हिंदी भाषा से। किससे है? हिंदी भाषा से। तो हिंदी में आज हम लोग कितने परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले हैं ये देख लेते हैं। 3 परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग हिंदी को जानने वाले हैं, है ना। कौन से 3 परिप्रेक्ष्य होंगे? तो एक तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, दूसरा भौगोलिक दृष्टिकोण से, और तीसरा राजनीतिक दृष्टिकोण से। ठीक है, इन 3 स्तंभों के आधार पे आज हम लोग हिंदी का एक सूक्ष्म परिचय देखने वाले हैं। आज अभी कोई विषय प्रारंभ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक परिचय श्रृंखला है कि हिंदी को हम कैसे कहां से जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, चूंकि हिंदी हमारी एक भाषा है, इतनी चीजें हम समझ चुके हैं, भाषा क्या होती है, उन्हीं भाषाओं की एक श्रेणी हिंदी है, उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम जाते हैं तो आपको पता है कि सिंधु सभ्यता तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक लिपिबद्ध चिन्हों की खोज नहीं हुई थी, बल्कि जो वहां लिपि थी वो कैसी थी, चित्राक्षर लिपि थी, है ना। मतलब वहां लिपिबद्ध चिन्हों का आधुनिकीकरण के रूप में विकास नहीं हुआ। ये कहां से हुआ, तो जब वैदिक सिविलाइजेशन आता है लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास, जब ऋग्वेद लिखा जाता है तो वहां से हमें पता चलता है कि भाई लिपिबद्ध चिन्हों का आधुनिक संस्कृत या हिंदी के रूप में विकास होना शुरू हो चुका था। कहां से? वैदिक सिविलाइजेशन से। तो मतलब आदि जननी जो थी, हिंदी भाषा की मूल आदि जननी थी, वो सर्वप्रथम किस रूप में आई, वो आई आपकी संस्कृत के रूप में। अब इस संस्कृत में भी देखिए क्या हुआ, इसके साथ भी कांड हुआ, है ना। जैसे आप लोग हिंदी के साथ कांड करते हो, कांड क्या होता है कि आप 2 तरह से हिंदी बोलते हो, है ना। कोई भी हो हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में 2 तरह की हिंदी होती है। एक वो होती है जो एकदम सुसभ्य होती है, एक होती है जो एकदम सुसभ्य होती है, साहित्यिक
और व्याकरणिक दृष्टिकोण से वो एकदम शुद्ध होती है। और एक हिंदी वो होती है जो आम जनमानस के द्वारा सामान्यतः अपनी उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयोग किया जाता है ना। नुकसान कहने में दिक्कत हो रही है तो नक्सान कहने लगे, खूबसूरत कहने में दिक्कत हो रही है तो खूबसूरत कहने लगे, लखनऊ को नखलऊ कहने लगे, है ना। मतलब वो एक तरह का बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है ना। तो जो लोगों के द्वारा बिगड़ जाए, जो लोगों के द्वारा, लोक के द्वारा बिगड़े, उसे हम कहेंगे लौकिक। क्या कहेंगे? लौकिक। और जिसमें ग्रंथों का संकलन होगा वो स्वरूप क्या होगा? साहित्यिक। और अगर संस्कृत साहित्य के रूप में बात करें तो हमारे पास क्या उपलब्ध है? हमारे पास उपलब्ध है संस्कृत साहित्य में वेद। क्या उपलब्ध है? वेद, जिसका सामान्य अर्थ होता है ज्ञान, है ना। तो संस्कृत जो थी वो दो रूपों में विकसित होना शुरू हुई। एक जो कहलाई आपकी वैदिक संस्कृत और दूसरी जो कहलाई लौकिक संस्कृत। दो प्रकार से संस्कृत का क्रम जारी रहा। भाषा की एक विशेषता होती है दोस्तों, इसकी विशेषता यह है कि ये जिस रूप में है उस रूप में आप इसे रोक के नहीं रख सकते। जैसे जैसे जनरेशन आएगी जाएगी वैसे वैसे इसका जो स्वरूप है वो बदलता जाएगा। बदलने के क्रम में दो परिवर्तन हो सकते हैं, या तो ये अपने निम्नीकरण की ओर बढ़ेगी या तो अपने ये उच्च स्तर में बढ़ेगी। अगर ये शिक्षा साहित्य के क्षेत्र से जुड़ गई तो इसका विकास होगा, और अगर ये लोक के क्षेत्र से जुड़ गई, मतलब साहित्य और शिक्षा में इसको स्थान नहीं मिला, तो इसका स्वरूप बिगड़ना शुरू हो जाता है ना। तो वैदिक और लौकिक दो प्रकार से संस्कृत का विकास हुआ। तो जो वैदिक संस्कृत थी ये साहित्यिक संस्कृत थी जो एकदम शुद्ध रूप में विद्यमान थी। इसमें वेदों का संकलन हुआ। किसका संकलन हुआ? वेदों का संकलन हुआ। और जो लौकिक संस्कृत थी, अब चूंकि ये लोगों के द्वारा बोली जा रही थी तो अब इसमें बिगाड़ स्टार्ट हुआ। मतलब लोगों ने अपनी सुविधानुसार या समय समय पर जैसे जनरेशन परिवर्तन हुआ उसी के अनुसार इसमें परिवर्तन आने लगे, है ना। तो इस लौकिक संस्कृति में से जो अगला चरण उत्पन्न हुआ वो किसका उत्पन्न हुआ? पाली भाषा का। पाली से फिर किसका उत्पन्न हुआ? प्राकृत का। प्राकृत से किसका उत्पन्न, किसकी उत्पत्ति हुई? तो अपभ्रंश की, है ना। और अपभ्रंश में भी एक प्रकार हुआ अपभ्रंश का, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सौरसैनी अपभ्रंश या शोरसैनी अपभ्रंश, है ना। और इस सौरसैनी अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति होती है? हिंदी की उत्पत्ति होती है। तो ये है हिंदी की ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया। थोड़ा जल्दी हमने दिखाई है, आइए अब इस पे एक एक पे बात करते हैं, है ना। तो लौकिक संस्कृति ये उसी समय पर प्रचलन में थी जिस समय वेदों का संकलन हो रहा था। चूंकि वेदों का संकलन साहित्यिक स्वरूप में हुआ इसलिए उसमें शुद्ध संस्कृत आई, और लौकिक संस्कृति जो थी वो आम जनों की भाषा थी और उसमें परिवर्तन हुआ, जिसके फलस्वरूप किसकी उत्पत्ति हुई? पाली भाषा की, है ना। भाषा क्या है? एक तरह से संस्कृत से ही परिवर्तित रूप है, संस्कृत भाषा के ही, है ना। तो पाली आई, है ना। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पाली भाषा में निम्न में से किस एक धर्म ग्रंथों का संकलन किया गया, मतलब पाली भाषा में संकलित कौन से धर्म ग्रंथ हैं, है ना, तो आपको पता होगा कि पाली भाषा में किन धर्म ग्रंथों का संकलन हुआ है? जैन धर्म के ग्रंथों का, है ना। इसी प्रकार प्राकृत का पूछ लिया जाए तो किसका हुआ है? बौद्ध का हुआ है ना। तो इस तरह से आप इसके विकास क्रम को देख सकते हैं, और यहाँ आके हमारी फाइनली हिंदी का विकास होता है ना। अभी इस पे हम आगे और चर्चा करेंगे। इन दो परिप्रेक्ष्यों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल की, है ना, तो आपको पता है कि हिंदी को हम लोग भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में भी जानते हैं और राजभाषा के रूप में भी जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी कल ही के एग्जाम में पूछा गया है, कंप्यूटर असिस्टेंट का कोई पेपर था, उसमें पूछा गया है कि यदि किसी देश के सरकारी कामकाज जिस भाषा में होते हैं उस भाषा को कहा जाता है, और पहला ही विकल्प लिखा था राष्ट्रभाषा। सारे बच्चे बिल्कुल ये ऑप्शन टिक मार के आए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो गलत है। ऐसी भाषा जिसमें किसी देश का सरकारी कामकाज किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा नहीं, उसे राजभाषा कहते हैं। तो उसका आंसर जो होगा वो राजभाषा होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था। अगर ये क्लास थोड़ा पहले अपलोड हुई होती तो शायद उनको इस चीज़ का फायदा मिल पाता, है ना। लेकिन अब आप लोगों को तो मिल जाएगा, क्योंकि आगे आपको एग्जाम देना है। तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको आगे के एग्जाम में मिलने वाले हैं, है ना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जल्दी से फटाक से सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आगे क्लास की जो भी अपडेट हो वो आपको फटाफट मिलती रहे, है ना। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो देखिए लगभग 9 से 10 राज्य ऐसे हैं जिसमें अंशतः या पूर्णतः
हिंदी भाषा बोली जाती है ना, जिसमें आप कुछ प्रमुख रूप से रख सकते हैं। ये कोई चर्चा विषय नहीं है, एक सामान्य बात कर रहे हैं। आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा क्षेत्र, हरियाणा का थोड़ा सा क्षेत्र, दिल्ली वाला क्षेत्र, और फिर दिल्ली से नीचे आएंगे तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड का कुछ हिस्सा हो गया। तो ये जो है वो प्रमुख रूप से हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र हैं हमारे भारत के, है ना। किसी देश की बहुतायत जनसंख्या द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो उस देश की क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। ये राष्ट्रभाषा के परिप्रेक्ष्य में बात कही जाती है। और सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। अभी इन पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं, तो फिर एक एक चीज बताएंगे, बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, सब पे बात करेंगे, है ना। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो अभी जैसा कि आपको पता है कि हिंदी को भारत में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इस बात के लिए प्रावधानित करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आर्टिकल 343 से लेके 351 तक हिंदी भाषा के लिए प्रावधान है। और हिंदी भाषा को यदि इन प्रावधानों से हटकर देखें तो वही सामान्य दर्जा प्राप्त है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बाकी की भाषाओं को प्राप्त है ना। लेकिन अनुच्छेद 343 से 351 इसे विशेष दर्जा प्रदान करते हैं, इसे राजभाषा बताते हैं, जिसमें एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 343A, है ना, जिसमें कहा गया है कि संघ की जो भाषा है वो हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी, है ना। तो ये थी कुछ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हिंदी के विषय में बात। ये सामान्य जानकारी है जो आपको किसी भी विषय के अध्ययन के लिए आपको इतनी चीजें तो कम से कम पता होनी ही चाहिए, खास करके यदि आप किसी भाषा के विषय में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आशा करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए जरा अब अपनी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं किसके रूप में, बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, और राष्ट्रभाषा क्या होती है, और राजभाषा क्या होती है ना। तो देखिए सबसे छोटी हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे पहली चीज हमारी जो आती है वो क्या है, आपकी बोली, है ना। दूसरी जो चीज आती है वो क्या आती है आपकी, बोली से ऊपर आते हैं तो वो क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। भाषा से और ऊपर आती है तो क्या बन जाती है, राष्ट्रभाषा बन जाती है। और जब इसी का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो जाता है, संवैधानिक विकास हो जाता है, तो यही राष्ट्रभाषा किसके रूप में बन जाती है, राजभाषा के रूप में बन जाती है ना। ये कुछ टर्म्स हैं। चलिए बात करते हैं बोली की। तो इन सभी के लिए एक चीज तो बिल्कुल कॉमन याद रखिएगा कि किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में इन सभी के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। हम भौगोलिक क्षेत्र विशेष की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोली किसी क्षेत्र विशेष की होगी, भाषा किसी क्षेत्र विशेष की होगी, राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र विशेष की होगी, राजभाषा भी किसी राष्ट्र विशेष की होगी, है ना। तो यहाँ पे एक चीज हमको याद रखनी है कि इन किसी के भी माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं बोली और भाषा में अंतर क्या होता है, या कह सकते हैं बोली क्या होती है और भाषा क्या होती है। तो दोस्तों देखिए जो बोली होती है इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। अर्थात बोली जब अपने विकास क्रम में होती है, या कह लें भाषा जब अपने विकास क्रम में होती है, तो भाषा की जो शैशवावस्था होती है, शिशु अवस्था में जो भाषा होती है वो किस रूप में होती है, बोली के रूप में होती है। और वही जब अपने प्रौढ़ावस्था परिपक्व अवस्था में आती है तो किस में बन जाती है, वो भाषा के रूप में बन जाती है। मतलब ये सीमित क्षेत्र में होती है, तो ये किस क्षेत्र में होगी, ये व्यापक क्षेत्र में होती है। इसका जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, व्यापक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, निम्न में से बोली और भाषा के बीच में प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो प्रमुख अंतर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र का होता है कि इसका क्षेत्र सीमित होता है और इसका क्षेत्र व्यापक होता है ना। चलिए तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, फतेहपुर है। यूनियन वाले क्वेश्चन आपने लगाए होंगे तो इतनी चीजें आप समझ सकते हैं, है ना। सिलोगिज्म सभी पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे क्या है, कोई एक हमने उदाहरण लिया कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, है ना। ये हमारा उत्तर प्रदेश है और ये हमारा भारत है ना, यूनिट बढ़ते हुए क्रम में। तो
हिंदी जब तक फतेहपुर यानी छोटे से क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोली जा रही है, तब तक ये बोली है। जैसे ही अपने विकास क्रम में आएगी और कहाँ पहुंच जाएगी, पूरे यूपी में पहुंच जाएगी, तो ये किसका रूप धारण कर लेगी अपने परिपक्व अवस्था में, भाषा का। और जब यही राज्य किसी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के अंदर, संवैधानिक ढांचे के अंदर आएगा, तो इसके कामकाज की भाषा को यदि हिंदी घोषित कर दिया जाए तो यही बन जाएगी क्या, राजभाषा। और एक बिल्कुल कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है, सामान्य समझ है कि यदि ये हिंदी बोली के रूप में, भाषा के रूप में विकसित हुई है, तो बिल्कुल सामान्य तरीके से ये अपने आप में यहाँ के बहुतायत लोगों द्वारा बोली जाएगी, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, राष्ट्रभाषा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अब एक कंफ्यूजन और आपका रह गया होगा, और वो जायज भी है। एक कंफ्यूजन ये रह गया होगा कि सर मातृभाषा नहीं बताया आपने, और हम लोग झंडा ऊंचा करते हैं कि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है ना। तो आप झंडा ऊंचा करिए कि आपकी मातृभाषा हिंदी है। दक्षिण वाले तो नहीं झंडा ऊंचा करेंगे कि हमारी मातृभाषा हिंदी, वो तो कहेंगे हमारी मातृभाषा तेलुगु है। इतना बड़ा राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाना पड़ा, आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ गया केवल भाषा के कारण। एक देश के दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, केवल भाषा के कारण। जिन्ना जी को लगा कि धर्म बड़ी चीज होती है, लेकिन धर्म से भी बड़ी चीज होती है क्या, भाषा। बांग्ला भाषियों ने मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक पूरा देश बना डाला। तो मातृभाषा क्या होती है जरा वो समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, अपनी माता के मुख से जो भाषा सीखता है, अपनी माता के मुख से जो भाषा सीखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मातृभाषा। ये आप चूंकि मध्य भारत में रहते हो, इसलिए आपको ये लग रहा है कि जिस भाषा का विस्तृत क्षेत्र है वो मातृभाषा हो गई, ऐसा नहीं है ना। आप हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में हो, इसलिए आपके लिए हिंदी मातृभाषा है। आप जैसे ही दक्षिण की तरफ जाएंगे, वहां मातृभाषा जो उनकी मदर टंग है वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो मातृभाषा वह भाषा होती है जो कोई शिशु, कोई बालक अपनी माँ के मुख से प्रथम बार सीखता है, वो होती है आपकी मातृभाषा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही एनर्जेटिक लगा होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।